जरा सोचिए, 4.6 अरब साल यानी 460 करोड़ सालों का एक ऐसा लंबा और महाकाव्य जैसा सफर जिसका स्केल हमारी और आपकी रोजमर्रा की कल्पना से भी कहीं ज्यादा विशाल है। आज के इस विजुअल एक्सप्लेनर में हम इसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी गाथा जिसमें भयंकर विनाश है, सर्वाइवल की जद्दोजहद है, मास एक्सटिंक्शंस हैं और है इवोल्यूशन यानी क्रमिक विकास का वो जादू जिसने आज हम इंसानों को यहाँ तक पहुँचाया है। इस पूरी टाइमलाइन को हमने एक बहुत ही सुव्यवस्थित क्रम में पिरोया है ताकि हम सब मिलकर इस सफर को जी सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कहानी में उतरते हैं। इस पूरे सफर का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह होगा। हम 6 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत होगी पृथ्वी के अग्नि से जन्म से, फिर जीवन की पहली सांस, डायनासोर का युग, वो भयानक महाटक्कर, उसके बाद स्तनधारियों का उदय और अंत में होमो सेपियंस का विकास। ये पूरी कहानी बड़ी बड़ी आपदाओं और जीवन के कभी हार न मानने वाले जज्बे के बीच की एक रस्साकशी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, पृथ्वी की शुरुआत, जो पूरी तरह से विनाश और निर्माण की एक कहानी है। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ और धूल गैस से हमारे सूर्य का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी बस एक उबलते हुए लावा का गोला थी। फिर थिया नाम के एक ग्रह से महाटक्कर हुई जिससे हमारा चांद बना, और इसके बाद शुरू हुआ लेट हेवी बम्बार्डमेंट। जरा कल्पना कीजिए, पूरे 30 करोड़ सालों तक बिना रुके पृथ्वी पर एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों की भयानक बारिश हो रही थी। लेकिन यही एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। इन्हीं विनाशकारी पत्थरों ने पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज पहुंचाई, और वो था पानी। इन पत्थरों पर मौजूद बर्फ पिघली और उसने विशाल महासागरों का रूप ले लिया। और मजे की बात यह है कि इसी दौरान पृथ्वी का मैग्नेटिक कोर भी विकसित हो गया, जो आज तक एक ढाल बनकर खतरनाक सोलर विंड से इस ग्रह की रक्षा कर रहा है। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, जीवन की पहली सांस। कैसे माइक्रोब्स और ऑक्सीजन ने मिलकर दुनिया की पहली विलुप्ति को जन्म दिया। पृथ्वी पर पानी आने के लगभग 20 करोड़ साल बाद गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास आरएनए और सिंगल सेल जीवों ने आकार लिया, और यहीं एंट्री होती है साइनोबैक्टीरिया की। ये ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों को सोखकर एनर्जी बनाई। लेकिन इनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या था? ऑक्सीजन। अब सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उस समय के जीवों के लिए ऑक्सीजन असल में एक जहर थी। जी हाँ, ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से पृथ्वी का पहला सामूहिक विनाश हुआ, जिसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफी कहते हैं। हालांकि इसी घटना ने भविष्य के जटिल जीवों के लिए एक नया रास्ता भी खोल दिया। और यहाँ से शुरुआत होती है फेनेरोजोइक ईयन की, जिसने जटिल जीवों को पनपने का असली मौका दिया। 540 करोड़ साल पहले पैलियोजोइक एरा से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ, जहां जीव पहली बार समुद्र से निकलकर जमीन पर आए। फिर 25 करोड़ साल पहले मेसोजोइक एरा आया, और उसके बाद 6.6 करोड़ साल पहले सेनोजोइक एरा की शुरुआत हुई, जो आज भी चल रहा है। हमारा तीसरा अध्याय है डायनासोर का युग। एक ऐसा समय जब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ बड़े सरीसृपों यानी रेप्टाइल्स का राज था। पर्मियन ट्रायासिक मास एक्सटिंक्शन में जब पृथ्वी के 96% जीव खत्म हो गए, तो उसके बाद ट्रायासिक पीरियड एक रिकवरी का दौर बनकर आया। इस प्रलय की राख से एक नए युग ने जन्म लिया। इसमें पहले साधारण डायनासोर, उड़ने वाले टेरासॉर्स और मगरमच्छ के पूर्वज आए। लेकिन असली गेम चेंजर था जुरासिक पीरियड। इस दौरान वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर काफी कम हो गया था। इस चुनौती ने एवोल्यूशन को एक नया मोड़ दिया। कम ऑक्सीजन में सर्वाइव करने के लिए शाकाहारी सौरोपॉड्स का आकार विशालकाय हो गया, और जो छोटे मांसाहारी थीरोपॉड्स थे वो उड़ने के लिए इवॉल्व हो गए, जिनसे आगे चलकर हमारे आज के पक्षियों का जन्म हुआ। लेकिन ये राज हमेशा नहीं चलने वाला था। चौथा अध्याय है वो महाटक्कर, डायनासोर के अंत का दिन। क्रिटेशियस पीरियड का अंत इतनी अचानक और खौफनाक तरीके से हुआ जिसकी कल्पना भी सिहरन पैदा कर देती है। चिक्सलूब इम्पैक्ट। आसमान से एक 10 किलोमीटर चौड़ा उल्कापिंड 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की अकल्पनीय रफ्तार से मेक्सिको के पास आ गिरा। टक्कर होते ही एक अंधी कर देने वाली चमक उठी और आसपास का सारा जीवन पल भर में भाप बन गया। जरा सोचिए, रिक्टर स्केल पर 11 से भी ज्यादा तीव्रता का भूकंप, महाकाय सुनामी लहरें और 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली धूल भरी आंधियां जिन्होंने सूरज को पूरी तरह से ढक लिया। कुछ ही देर में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और फिर पूरी पृथ्वी एक जमा देने वाले अंधेरे में डूब गई। 76% जीवन सिर्फ एक झटके में खत्म।
अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इतने बड़े बड़े और ताकतवर डायनासोर खत्म हो गए, लेकिन चूहों जैसे दिखने वाले छोटे जीव, जिनका वजन 25 किलो से भी कम था, उन्होंने आखिर इस तबाही के बाद पृथ्वी पर कैसे कब्जा कर लिया? यही हमें लाता है हमारे 5वें अध्याय पर, स्तनधारियों का उदय। कैसे ये जीव अंधेरे से निकलकर ऊंचाइयों तक पहुंचे। सेनोज़ोइक एरा की शुरुआत में प्रलय से बचने के लिए जो जीव जमीन के नीचे छुप गए थे, उन्होंने खुद को बिल्कुल नए सिरे से ढाला। ऊर्जा बचाने के लिए अंडे देने के बजाय उन्होंने अविकसित बच्चों को जन्म देना और उन्हें पाउच में रखना शुरू कर दिया। इन्हीं मैमल्स में से एक विशेष समूह उभरा, जिसे हम प्राइमेट्स कहते हैं। बड़े दिमाग, सामने की ओर देखने वाली आंखें और बेहद लचीली कलाइयां और टखने इनकी खासियत थी। 6.6 करोड़ साल पहले छुछुंदर जैसे दिखने वाले पर्जेटोरियस से इस वंश की शुरुआत हुई थी। अब चूंकि विशालकाय शिकारी खत्म हो चुके थे, तो ये जीव जमीन के नीचे से बाहर निकले और पेड़ों की ऊंचाइयों तक तेजी से फैलने लगे। इसके बाद विकास का यह क्रम और तेजी से आगे बढ़ा। 3.7 करोड़ साल पहले इजिप्ट में एंथ्रोपॉइड्स उभरे। फिर 2.3 करोड़ साल पहले ओल्ड वर्ल्ड मंकीज इस मुख्य शाखा से अलग हो गए। और फिर 2 करोड़ साल पहले एक बहुत ही अहम विभाजन हुआ, होमिनोइडिया यानी एप्स का उदय। इनकी पूंछ गायब हो गई और सीना चौड़ा हो गया। और यही वो मोड़ था जिसने हमारे आधुनिक पूर्वजों की नींव रखी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने छठे और अंतिम अध्याय पर, होमोसेपियंस का विकास, एक बुद्धिमान मानव का अविश्वसनीय सफर। लगभग 70 लाख साल पहले एक ऐतिहासिक विभाजन हुआ, जहां हमारी होमिनिन शाखा चिंपैंजी से अलग होकर अपना खुद का रास्ता तय करने लगी। अब यहाँ पर जो बात वाकई बहुत दिलचस्प है, वो ये कि कैसे दिमाग का आकार और हथियारों का कौशल बिल्कुल एक साथ विकसित हुए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लगभग 500 सीसी दिमाग के साथ 2 पैरों पर चलने लगे थे। फिर आए होमो हैबिलिस, 750 सीसी दिमाग और पत्थर के हथियारों के साथ। और फिर आई वो सबसे बड़ी छलांग, होमो इरेक्टस। 800 से 1200 सीसी दिमाग के साथ इन्होंने पहली बार अफ्रीका से बाहर कदम रखा। और सबसे जरूरी चीज, इन्होंने आग को काबू करना सीख लिया। सच कहूं तो आग पर नियंत्रण पाना होमो इरेक्टस के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब वो अपना मांस पका सकते थे और हड्डियों से न्यूट्रिशन निकाल सकते थे। पके हुए भोजन से जो ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिला ना, उसी ने असल में जैविक रूप से हमारे दिमाग को बड़ा और भी ज्यादा शक्तिशाली बनने के लिए फ्यूल दिया। आग ने केवल ठंड से ही नहीं बचाया, इसने हमारे दिमाग की पूरी क्षमता को प्रज्वलित कर दिया। होमो इरेक्टस से कई और प्रजातियां निकली, जिनमें 2 सबसे प्रमुख थीं, निएंडरथल और होमो सेपियंस। निएंडरथल ठंडे यूरोप में रहते थे, कपड़े बनाते थे, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका दिमाग 1750 सीसी तक का होता था, यानी हमसे भी बड़ा। लेकिन सिर्फ बड़ा दिमाग उन्हें बचा नहीं सका। अफ्रीका में पैदा हुए होमो सेपियंस के पास एक बहुत खास चीज थी, और वो था उनका अत्यधिक विकसित फ्रंटल लोब। हम बेहतर प्लानिंग कर सकते थे, कल्पना कर सकते थे और जटिल रणनीतियां बना सकते थे। इसी एक्स्ट्रा एज की वजह से सर्वाइवल की रेस में सेपियंस हमेशा आगे निकल गए। होमो सेपियंस का ये सफर अफ्रीका से शुरू होकर पूरी दुनिया में फैल गया। 3 लाख साल पहले मोरक्को में शुरुआत करने के बाद ये 60,000 साल पहले एशिया पहुंचे, 45,000 साल पहले यूरोप और अंततः 12,000 साल पहले अमेरिका तक पहुंच गए। जलवायु परिवर्तन और सेपियंस के इस आक्रामक विस्तार के सामने निएंडरथाल जैसी बाकी सभी प्रजातियां विलुप्त हो गई और अंततः होमो सेपियंस इस पृथ्वी पर इंसानों की इकलौती जीवित प्रजाति के रूप में खड़े रहे। केवल एक, जी हाँ, इस पृथ्वी के 4.6 अरब साल के इतिहास में और इतनी सारी अलग अलग होमिनिन प्रजातियों में से सिर्फ एक प्रजाति बची। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है एक सिंगल जीन म्यूटेशन को, लाइसिन से आर्जिनिन का बदलाव। बस इस एक छोटे से म्यूटेशन ने हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स को पोषण देने वाले सेल्स को बढ़ा दिया और इसी ने अंतिम बचे हुए इंसान को पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी करने लायक बुद्धिमत्ता दी। लिटरली एक गेम चेंजर। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें सोचनी चाहिए वो ये है, उबलते हुए लावा के गोले से लेकर एस्टेरॉयड की बारिश और महाविनाश के दौर से गुजरते हुए आज हम होमो सेपियंस मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की तैयारी कर रहे हैं। 4.6 अरब सालों के इस जादुई और अविश्वसनीय विकास में हमारी अगली छलांग आखिर क्या होगी? क्या हमारा इवोल्यूशन यहीं रुक गया है या फिर तकनीक और एआई के साथ मिलकर हम कोई बिल्कुल नया रूप लेने वाले हैं? इसी ज्वलंत और रोमांचक सवाल के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। इस सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।